नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूला टैब के बारे में। इसमें जो भी फंक्शंस दिख रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन को हम विद प्रैक्टिकल समझेंगे। और वॉच विंडो, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करेंगे अपने आज के इस टॉपिक को। लेकिन इससे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे आगे आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंसर्ट फंक्शन से, जो कि पहला ही ऑप्शन है फॉर्मूला टैब में। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन के लिए हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इंसर्ट फंक्शन पर हम यदि क्लिक कर रहे हैं तो इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो रहा है। जो भी फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है उसको हम यहाँ पर सर्च करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी यहाँ पर जो मैंने 1 से 10 तक नंबर लिखे हुए हैं उसका मुझे सम करना है J1 में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सम पर ही ओपन हुआ है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो सम का जो फॉर्मूला है उसको लगाने के लिए एक विंडो मेरे पास आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसमें मैं इसको रेंज दे सकता हूँ, जितनी रेंज मुझे देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितनी भी रेंज देना हो वो उसे मैं देकर यहाँ पर इसका आउटपुट निकाल सकता हूँ। फिलहाल मुझे 1 से 10 नंबर तक का टोटल करना है, तो मैं इसको यहाँ से 1 से 10 नंबर तक के रेंज सेलेक्ट करके इंटर करता हूँ तो मेरे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 52 बता रहा है, मतलब 1 से 10 तक के जो अंकों का टोटल है वो 52 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर यहाँ पर कर्सर रख के यदि मैं ऑटो सम पर क्लिक करूँगा तो जहाँ तक भी ये नंबर होंगे वहाँ तक ये रेंज सेलेक्ट करके इसके सम मुझे बता देगा। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक्स फार्मूला है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। और इसके बाद यहाँ पर रिसेंट यूज़ में कुछ फार्मूले दिखाई दे रहे हैं जिनको कि अभी रिसेंट में यूज़ किया हुआ है, उसकी डिटेल दिखाई दे रही है, मतलब नाम दिखाई दे रहे हैं। बात करें यदि आगे की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल पे क्लिक करें तो काफ़ी सारे ये फार्मूलों के नाम है। फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड डिफरेंस, मैथ सेंट्रिक और मोर फंक्शन। ठीक है, मतलब जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको वहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि फाइनेंस से रिलेटेड कौन से फॉर्मूले हैं, लॉजिकल फॉर्मूले कौन से हैं, टैक्स फॉर्मूले कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं एक एक कैटेगरी में। तो हम हर फार्मूले को कवर करेंगे आगे हमारे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेस को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी आगे बढ़ेंगे हमारे अगले ऑप्शन, जो कि है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज फॉर्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को हम विद प्रैक्टिकल समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिफाइन नेम की। ठीक है, डिफाइन नेम के लिए यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये कुछ एम्प्लॉय हैं, इनका कैटेगरी वाइज, मतलब A B C D E, ये कैटेगरियाँ हैं। इसमें प्रोडक्ट की डिटेल है, प्रोडक्ट सेल की काउंट है, कितने इन्होंने सेल किए वो डेटा है। इस डेटा को हम यूज़ करेंगे डिफाइन नेम वाले जो ऑप्शन है उसके लिए। मान लीजिए ये ए है, यहाँ पर मुझे इसका सम करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मैंने सम कर दिया है, यहाँ पर 267 सम आ रहा है। और बाकी का भी हम इसी प्रकार से सम करेंगे B C D E पर। लेकिन
मुझे इसका बार बार सम नहीं करना हो, मैं एक बार में ही इसके रेंज को सिलेक्ट कर लूँ और फिर उसका नाम डाल दूँ तो उसमें सम आ जाए, वो हम डिफाइंड नेम के द्वारा कर सकते हैं। अब उसको कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करके डिफाइंड नेम में जाकर रेफरेंस हमको सिलेक्ट करना होगा, तो उससे हम इसका डिफाइंड नेम में रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए इसको एक प्रैक्टिकल से समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए कॉलम को जो रेंज था वो मेरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर हम डिफाइंड नेम में यदि जाते हैं तो इस प्रकार का एक विंडो ओपन हो जाएगा हमारे सामने। नेम वो पूछ रहा है तो नेम इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ए लिया हुआ है जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। रेफरेंस 2 में जाएंगे, रेफरेंस 2 में रेंज सिलेक्शन के लिए, तो रेंज इसने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो ये मेरा डिफाइंड नेम हो गया, ठीक है। वैसे ही हम एक बार बी को कर लेते हैं। बी को सिलेक्ट करेंगे, डिफाइंड नेम में जाएंगे, ठीक है। फिर वैसे ही मैं सी डी और ई को भी करूँगा। तो सबसे पहले सी हो गया, उसके बाद चलेंगे डी की ओर, तो ये डी भी हो गया, ठीक है। और ये हो गया ई, ठीक है। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा है? पहले मैंने यहाँ पर सम किया था ए से, ए को 39 से 54 तक, तो ये मेरा 67 आया था, ठीक है। अब जब अगली बार मुझे सम में यहाँ पर सम लगाऊंगा, ठीक है, इसका जो डिफाइंड नेम में मैंने जो नाम दिया था अगर वो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ तो ये देखिए ये ए का जो रेंज है वो उसने ले लिया, और इसको मैं यदि ब्रैकेट बंद कर दूं तो ये 267 आ रहा है। पहले भी हमारा 267 ही आ रहा था। इसी प्रकार ये सारा हम बी सी डी और ई के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाए नेम मैनेजर की, तो नेम मैनेजर में हमने जो भी अभी ए बी सी डी ई तक जो भी डिफाइंड नेम की क्रिएशन की है उसको हम नेम मैनेजर में चेक कर सकते हैं। ये देखिए ए बी सी डी ई ये सारा इसमें दिखाई दे रहा है। यूज एंड फार्मूला की यदि बात करें तो ये हमने यहाँ पर अभी सम करके ए बी सी डी ई लिखा था, यहाँ पर हम सीधे इसको डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। ये देखिए ए बी सी डी यहाँ पर है, जिस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जो हमने अभी नेम मैनेजर से डिफाइन नेम अभी देखे, जो हमने डिफाइंड नेम क्रिएट किए थे, वो उसको करने का शॉर्टकट तरीका है। इसके लिए सबसे पहले नेम मैनेजर में जाकर जो भी हमने अभी डिफाइन नेम क्रिएशन किया था उनको पहले डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमको टेबल सेलेक्ट करना है या डेटा डेटा या रेंज सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे तो इस प्रकार का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि टॉप रो या लेफ्ट रो, जो भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे उसी के बेसिस पे ये कैलकुलेट करेगा। यदि टॉप रो सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो ए बी सी डी ई, लेफ्ट रो करते हैं तो जो एम्प्लॉय के नाम है उनको ये अप्लाई करेगा, उसी बेस पे ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिलहाल मैं टॉप रो सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और नेम मैनेजर में जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों टॉप रो में जो भी आ रहा है ए बी सी डी ई, ठीक है। इसको मैंने पहले डिलीट किया, एक बार इसको फिर से मैं लेफ्ट रो को भी आपको करके बता देता हूँ। टेबल रो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर हम लेफ्ट रो करेंगे, ठीक है। नेम मैनेजर में जाएंगे तो ये देखिए पहले ए बी सी डी आ रहा था, अभी अनिल मुकेश एम्प्लॉय नेम जो हैं वो सारे एम्प्लॉय नेम यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से डिफाइंड नेम के जो सारे ऑप्शन हैं वो इस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग की तरफ। इसमें हम जानेंगे ट्रेस प्रेसिडेंस, ट्रेस डिपेंडेंस, रिमूव एरो को विद प्रैक्टिकल समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंस की, जो कि पहला हमारा ऑप्शन है, ठीक है।
इसमें हम यदि किसी फॉर्मूला पर, मतलब हमारा कहीं पर फॉर्मूला लगा हुआ है, उस पर कर्सर रखें और क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि वो फॉर्मूले ने कौन से रेंज को कवर किया है, मतलब फॉर्मूला कहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पर 2 to 8 पर मेरा सम है, और इसमें टेस्ट प्रेसिडेंस पर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो रेंज इन्होंने ली हुई है ये मुझे बता रहा है। ठीक, यदि इस एरो को हटाना है तो रिमूव एरो पर क्लिक करना होगा, तो ये हट जाएगा। एक बार और करके देख लेते हैं। 343 पर ये देखिए 343 जो इन्होंने रेंज को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बात की जाए ट्रेस प्रेसिडेंट की, तो ये कर्सर को हम यदि किसी सेल पर रखें तो उस पर कौन सा फार्मूला डिपेंडेंट है वो बताएगा। ठीक, 50 पर एक बार चले जाते हैं, कर्सर रख देते हैं, तो ये देखिए इस पर ये फॉर्मूला यहाँ से लगा हुआ है। एरो हटाने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिमूव एरो पर आप क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। एक बार इसको फिर से करके देख लेते हैं। 2 to 8 नहीं, ये तो यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 39 पर। 839 अनिल का जो नंबर है, इसमें ट्रेस प्रेसिडेंस ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, फिर रिमूव एरो पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ये जो एफ का साइन बना हुआ है, इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। अभी आप इस टेबल में देख रहे हैं तो टोटल आपको दिखाई दे रहा है 228 407, लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा वो नहीं दिख रहा है। ये आप यदि इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फार्मूला बार में सिंगल फार्मूला दिख जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपका कर्सर जाएगा उस प्रकार। लेकिन आपको सारे फार्मूले यदि चेक करना है तो हम यहाँ पर एफ पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सारे फार्मूले इसमें एक साथ ही दिख जाएंगे। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ेंगे वॉच विंडो की तरफ, जो कि इस वीडियो का महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वीडियो के शुरुआत में, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा काफ़ी बड़ा है। इसमें जब मैं कुछ टोटल में चेंज करता हूँ, मतलब कोई किसी रो में चेंज करता हूँ, तो ये नीचे जो टोटल लगा उसमें भी चेंज होगा। तो मुझे बार बार इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चेक करना पड़ेगा कि कितना चेंज आ रहा है, कितना घट बढ़ रहा है। तो उसको हम यहीं ऊपर ही चेक कर सकते हैं वॉच विंडो के द्वारा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। वॉच विंडो पर आप यदि जाएंगे तो ऐड ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐड वॉच पर क्लिक करेंगे तो इस सेल का रेफरेंस है, जहाँ पर भी आपका टोटल चेंज हो तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर फार्मूला बार में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। 1000 मैंने यहाँ पर किया, तो जो चेंजेस है वो आपको ऊपर फार्मूला बार में जो वॉच विंडो ऐड किया है उसी में आप इसके साथ में देख सकते हैं बिना स्क्रॉल डाउन नीचे की। ठीक है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ, कैलकुलेशंस ऑप्शन जो कि है, इसको हम एक प्रैक्टिकल से समझेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला तो है कैलकुलेशन ऑप्शन, और दूसरा है कैलकुलेट नाउ, और तीसरा है कैलकुलेट शीट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है ऑटोमेटिक और तीसरा है मैनुअल। अब यहाँ पर जो भी सम हम करते हैं, मैं आपको सम एक बार फिर से लगा के बता देता हूँ इसमें। ठीक है, इसको यदि हम सम लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से सम हो जाता है। ठीक है, अब ये सम इसमें क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक है। ठीक है, इसको यदि हम मैनुअल पर कर दें और उसके बाद यदि सम करें,
तो ये देखिए सभी का रिजल्ट 228 इन्होंने लिया है और ऊपर फार्मूला ज़रूर दिख रहा है, लेकिन ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। लेकिन जब हम मैनुअल पर क्लिक करेंगे, ये कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे, तो ये रिजल्ट वैसा ही देगा जैसा सब में इन्होंने फार्मूला लिया हुआ था। ठीक, तो ये हो गया कैलकुलेट ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑप्शन और कैलकुलेट नाउ का। ठीक है, अब इसमें चलेंगे हम हमारे आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है शीट कैलकुलेशन। शीट कैलकुलेशन समझने के लिए यहाँ पर सेम टेबल बनी हुई है। ठीक है, शीट 1 और 3 पर दोनों ही जगह पर सेम टेबल को पेस्ट किया हुआ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं दोनों को सम कर देता हूँ। और इसको मैनुअल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैनुअल है। ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ पर भी ये 343 है, 343 है, मैनुअल ये हुआ नहीं, इसको मैनुअल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पर यदि क्लिक करता हूँ तो ये कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया है और यहाँ पर भी हो गया है। मैं इसको फिर से मैनुअल कर देता हूँ, मतलब ठीक है, ये दोनों को फिर से मैंने मैनुअल कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है शीट कैलकुलेशन का, उसे समझने के लिए अभी मैंने इसके पहले इस पर क्लिक किया था कैलकुलेट नाउ पर, तो दोनों जो शीट थी, दोनों टेबल इसमें कैलकुलेट हो गई थी। लेकिन मैं यदि अब कैलकुलेशन शीट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए केवल यहीं का कैलकुलेट हुआ है और इस शीट का कैलकुलेट नहीं हुआ है। मतलब कैलकुलेशन शीट, कैलकुलेट शीट में जिस भी शीट पर आप हैं वहाँ पर इसको कमांड देंगे तो वहीं का कैलकुलेट होगा, उसी शीट का, बाकी का अदर शीट का कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो फॉर्मूला टैब के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए MB एक्सेल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।